तथागत गौतम बुद्ध सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक, कोल्हापुर विरासत के कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों और मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बामसेफ, DS4, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, और आज आरक्षण दिवस के इस अवसर पर हम सबके महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के अवसर में आज रीवा में उपस्थित मेरे सामने बहुजन समाज के दामाद सिपाही आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, और साथ ही मैं मंच पर बैठे उन तमाम पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं, और जिसमें हमारे स्टेट के कोऑर्डिनेटर, केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर CP सिंह जी, केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर बालकिशन चौधरी जी, साथ ही इधर जोन में जो काम देख रहे हैं विकास सिंह पटेल जी, राम जी सतनामी जी, कमलेश बौद्ध जी, छंगेलाल कौल जी, शिव कुमार वर्मा जी, रावेंद्र बहादुर सिंह जी, राम बिहारी कुशवाहा जी, इंजीनियर जयवीर सिंह जी, रमेश कुशवाहा जी, अनीता सुमन जिलाध्यक्ष, उत्तम साकेत जिलाध्यक्ष, साथ ही इधर धीरेन्द्र पटेल जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, महेश अम्बेडकर जी, मणिराज सिंह जी, रमेश पटेल जी, रमेश साकेत जी, रामपाल साकेत जी, अभिषेक पटेल जी, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा रीवा, और साथ ही हमारे कुछ विधानसभा के प्रत्याशी का भी मंच पर विराजमान है। उनमें से सिरमौर के हमारे बहुत कम वोटों से जो चुनाव लूज कर गए VD पांडे जी, देवेंद्र सिंह जी त्योथर से, अमरनाथ पटेल देवतालाब से, रामायण साकेत जी मरगवा से, मदमास सोनी जी रीवा, साथ ही सरोज रविंद्र कौल जी गुड़ से, साथ ही देवराज अहिरवार जी रायगांव से, सुभाष शर्मा जी डोली चित्रकूट से, और इसके साथ ही जो हमारे कुछ जिला परिषद के जो मेंबरान हैं जो जीत करके आए हैं, उनमें से हमारी आरती धीरेन्द्र पटेल जी जिला पंचायत सदस्य रीवा, आशीष राम पटेल जी, प्रियंका प्रेमलाल वर्मा जी, JP कुशवाहा हमारे पूर्व प्रत्याशी महापौर के साथ साथ में आप सभी लोगों को, तमाम मेरी माताएं, बहनें, और हम खास तौर से गुन्नौर से आए हमारे साथी देवी दनासु जो उनकी टीम को भी, जो अपने गानों के जरिए इस बहुजन समाज को जगाने का अथक प्रयास कर रहे हैं, उनको भी मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। निश्चित तौर से आज हम छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर और आरक्षण दिवस के रूप में आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, और आज हम अपने इस खास महापुरुष को याद कर रहे हैं, जिनकी बदौलत इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात हुई, जिनकी बदौलत इस देश के अंदर जातिवाद, ऊंच नीच की भावना को खत्म करने की बात हुई, जिनकी बदौलत इस देश के अंदर दबे कुचले पिछड़े दबित वंचित समाज के लोगों को शिक्षा की तरफ लेकर गए। आज हम उनको खास तौर से नमन करते हैं और उनको याद करते हैं। इस देश में पहले वो राजा थे जिन्होंने इस देश में गरीबों की शिक्षा को फ्री किया और कहा कि तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो 1 रुपया फाइन जमा करना पड़ेगा सरकारी कोष में, और पढ़ाओगे तो तुम्हें कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। और उस वक्त इस देश के अंदर जातिवाद की विडंबना थी,
उस जातिवाद की ऊंच नीच की भावना को खत्म करने के लिए विनोद कांबली नामक दलित व्यक्ति को अपने राज्य में चाय की दुकान खुलाई और कहा, मैं तुम्हारी दुकान पर डेली चाय पीने के लिए आऊंगा। और जब उन्होंने 26 जुलाई 1902 को इस देश में घोषणा की हम अपने राज्य में 50% रिजर्वेशन देंगे, हाहाकार मच गया। तमाम विरासतों में देश के कोने कोने से राजा महाराजाओं ने इसका विरोध कर दिया। कहा कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, आप 50% का रिजर्वेशन क्यों देने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, आप अपने नुमाइंदों को और मैं आपको भी बुलाता हूं, आप मेरे कोल्हापुर आइए, मैं आपको समझाऊंगा कि मैं 50% रिजर्वेशन क्यों देना चाहता हूं। उन्होंने तमाम राजा महाराजाओं को और उनके प्रतिनिधियों को बुलाया, जो लोग विरोध कर रहे थे उनको लेकर के गए, घोड़े के अस्तबल में लेकर के गए और घोड़े के अस्तबल में एक घास का बड़ा सा ढेर डाल दिया। राजा के आदेश पर अस्तबल में जो घोड़े बंधे हुए थे, जो घूम रहे थे, अस्तबल खोल दिया। सारे घोड़े हरी घास को देख करके एकदम से दौड़े। जब घास की तरफ एकदम से घोड़े दौड़े तो उसमें जो मोटे मोटे घोड़े थे, ताकतवर घोड़े थे, वो तो घास तक पहुंच गए, लेकिन कमजोर घोड़े पीछे देखते रह गए। तब छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा, आपको कोई बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं इन कमजोर घोड़ों को भी ताकतवर घोड़ा बनाना चाहता हूं, इसलिए अपने राज्य में मैंने 50% का रिजर्वेशन दे दिया। ऐसे थे वो हमारे महापुरुष, ऐसे थे वो महापुरुष। और इसलिए आज पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोग उन्हें अपना आइकन मानते हैं। और आज जो सामाजिक न्याय की बातें करते हैं, वो तमाम पार्टियां सामाजिक न्याय की बातें करती हैं, समरसता की बातें करती हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये दिखावाबाजी बंद कर दो। लंबे अरसे तक देश की आजादी के बाद आपकी सत्ता रही, लेकिन आपने इस देश में दबे कुचले लोगों को कोई सामाजिक न्याय देने का काम नहीं किया। सामाजिक न्याय तो छोड़ दो, आपने छुआछूत ऊंच नीच की बात को आज तक खत्म नहीं कर पाए। आज भी देश के अंदर छुआछूत है, आज भी देश के अंदर ऊंच नीच की भावना दिखती है, आज भी इस देश में दलित को मारा जाता है, आज भी इस देश के अंदर आदिवासियों को मारा जाता है, जबकि संविधान कहता है कि इस देश में कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, संविधान के अनुसार सभी बराबर है। कहता है कि नहीं कहता? संविधान का आर्टिकल 15 कहता है, जाति धर्म जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यह हमारा संविधान कहता है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिख करके दिया। लेकिन आज तक इस देश में लंबे अरसे तक जो कांग्रेस ने राज किया, बीजेपी ने भी राज किया, लेकिन आज तक इस आर्टिकल 15 को लागू नहीं कर पाए। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज नहीं तो कल बहुजन समाज पार्टी फिर वापस आएगी और दिल्ली की तरफ कूच करेगी। और जिस दिन आदरणीय बहन जी हमारी दिल्ली तरफ कूच करेंगी, उसी दिन बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से लागू करेंगे। उसी दिन इस देश से जातिवाद, ऊंच नीच, ये सब खत्म कर देंगे। और ये करके भी दिखाया। और ऐसा भी नहीं है, जब उत्तर प्रदेश में हमारी आदरणीय बहना, शेरनी बहना, आयरन लेडी 4 बार मुख्यमंत्री बने, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवाद खत्म, ऊंच नीच खत्म हुआ, भाईचारा कायम हुआ, अपराध खत्म हुआ। जो उत्तर प्रदेश बिहार के बाद जंगल राज के नाम से जाना जाता था, जो उत्तर प्रदेश बिहार के बाद गुंडा राज के नाम से जाना जाता था, जहां गुंडे, मवाली, बलात्कारी, हत्यारे आए दिन घटनाएं कर रहे थे, उस प्रदेश में जब बहन जी मुख्यमंत्री बने, गुंडों मवालियों को उठा के जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। और तो और
बहन जी ने किसी के मकान पे बुलडोजर भी नहीं चलाया, लेकिन गुंडे मवालियों में ऐसी दहशत हुए, गुंडे मवाली नेपाल भाग गए, बिहार भाग गए, मध्य प्रदेश भाग गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में रुकने की हिम्मत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश जंगल राज से फ्री हुआ, गुंडा राज से फ्री हुआ, शिक्षा के नए द्वार खोलने का काम किया, कई सारे विश्वविद्यालय खोले गए, सैकड़ों की संख्या में डिग्री कॉलेज खोले गए, सैकड़ों की संख्या में इंटर कॉलेज खोले हुए गए, कई दर्जन इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, कई दर्जन मेडिकल कॉलेज खोले गए, हजारों की संख्या में ITI कॉलेज खोले गए। और तो और जो आज भारतीय जनता पार्टी ये प्राइमरी स्कूलों को बंद करने में लगी है, उत्तर प्रदेश में मान्या बहन जी 5500 स्कूल प्राइमरी खोलने का काम, 5500 स्कूल खोलने का काम उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने किया था। और ये टीचर, ये अधिकारी, ये बाबू 9 बजे जाके बैठ जाते थे कचहरी में, 9 बजे, और बहन जी कहती थी जो अधिकारी मुझे 9:30 बजे कुर्सी पर नहीं मिलेगा उसकी मैं नौकरी खा जाऊंगी, वो नौकरी करने लायक नहीं रहेगा। सारे अधिकारी 8:30 बजे उठ के भागते थे, अरे जल्दी ऑफिस चलो, जल्दी ऑफिस चलो। 9:30 बजे गरीब लोग जब पहुंचते थे अधिकारी के पास तो कुर्सी पे बैठाता था, उनसे पानी पिला के पूछता था आप किस काम से आए हैं। और आज वो जमाना है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, गरीबों की बात सुनी नहीं जाती है, उनके साथ में अपमान होता है। थाने में जाएंगे तो मारा जाएंगे, अधिकारी के पास जाएंगे तो मारा जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, गुंडे मवालियों को जेल से निकालने का काम किया जा रहा है। आपने देखा भी बिहार के अंदर जो लोग 25 साल से 20 साल से उम्र कैद की सजा पाए हुए थे, उन गुंडे मवालियों को वहां की नीतीश कुमार की सरकार ने जेल से छोड़ने का काम किया। किया नहीं किया, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। बिहार के अंदर जिसने दलित कलेक्टर की हत्या की थी उसको भी जेल से निकालने का काम नीतीश कुमार ने, कांग्रेस ने और आरजेडी के लोगों ने किया था। ये विडंबना है देश के अंदर, विडंबना है देश के अंदर। कल की रिपोर्ट है, बिहार के अंदर CAG की रिपोर्ट आई, कंट्रोलर ऑडिट जनरल, महालेखा की रिपोर्ट आई। उसने कहा 71,000 करोड़ रुपए, 71,000 करोड़ रुपए जो केंद्र से उनको मिला हुआ था बिहार के लिए, स्कूल खोलने के लिए, रोड बनाने के लिए, गरीबों के मकान बनाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, गरीबों के बच्चों को वजीफा देने के लिए, उनको फीस देने के लिए, लेकिन वो पैसा सरकार खा गई, वहां की सरकार खा गई। सरकार के पास 71,000 करोड़ रुपए कहां गए? उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये CAG की रिपोर्ट बिहार की बोल रही है। इस तरह से करप्शन है। 70-80 हजार करोड़ रुपया उनका नहीं है, 70-80 हजार करोड़ रुपया हमारा और आप पे खून पसीने का है। VD शर्मा जी बोल रहे थे, पांडे जी बोल रहे थे, जो देश के पास जो पैसा पहुंचता है वो हमारे खून पसीने कमाई होती है, चाहे वो इनकम टैक्स से पहुंचे, चाहे GST के माध्यम से पहुंचे, जो RTO में गाड़ी खरीदते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो, उसके माध्यम से पहुंचे, किसी भी माध्यम से पहुंचता है, हमारा पैसा उनके पास पहुंचता है। और सरकार का ये दायित्व बनता है कि उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन करे, देश की शिक्षा पे खर्चा करे, देश की सुरक्षा पे पैसा खर्चा करे, रोड बनाने में खर्चा करे, डेवलपमेंट में खर्चा करे, रोजगार बनाने में खर्चा करे। ये सारे काम उस पैसे से होने चाहिए। लेकिन क्या होता है, 70-71 हजार करोड़ रुपया वहां के नेता खा जाते हैं, मालूम ही नहीं होता कहां चला गया, और बोल देते हैं कुछ पता नहीं कहां खर्चा हो गया। मैं उनसे कहना चाहता हूं, डर इसी बात का है बीजेपी
कांग्रेस वालों, ये डरते इसीलिए है। आज अगर इस देश के अंदर जो बीएसपी से डर बना हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर इसी बात को बना हुआ है कि अगर ये बहुजन समाज पार्टी जिस दिन सत्ता में आ जाएगी, 75 सालों का एक एक रुपए का हिसाब लेकर के 75 सालों के हमारे खून पसीने कमाई का हिसाब लेकर के रहे। एक रिपोर्ट आ रही जो बीजेपी के लोग बोल रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि हम भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। बोल रहे थे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भाई हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और कह रहे थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, बोल रहे नहीं बोल रहे थे, सबने सुना होगा ये बात। उसमें एक रिपोर्ट आई कि 2021 के बाद जो काला धन विदेशों में जमा हुआ था वो कितना हो गया? 3 गुना हो गया। माने कि अगर मैं कहूं 10 रुपए जमा थे देश की आजादी से लेके 2021 तक, अब 2021 से लेके 2025 तक वो पैसा कितना हो गया? 30 रुपया हो गया। माने जितना पैसा 60-70 साल में काले धन के रूप में जमा हुआ था स्विस बैंकों में, उतना पैसा 2 से 3 साल में जमा हो गया बीजेपी के राज में। और यही सरकार बोल रही थी 2014 में कि स्विस बैंक में इतना पैसा जमा है कि हम हर भारतीय को 15 लाख रुपए दे सकते हैं। बोला नहीं बोला था? तो आज अगर 3 गुना हो गया तो हर भारतीय का पैसा स्विस बैंक में कितना जमा है? कितना हो गया? हुआ कि नहीं? 45 लाख हुआ। हो गया नहीं हो गया? तो बहुत डर तो इसी बात का कि भाई कांग्रेस आएगी तो पैसा नहीं लाएगी, पैसा उन्हीं लोगों का। बीजेपी आएगी तो कांग्रेस का पैसा बचाएगी, कांग्रेस आएगी तो बीजेपी वालों का पैसा बचाएगी। मानते कि नहीं मानते? ये दोनों माननीय कांशीराम साहब ने इसीलिए कहा था ये नागनाथ है दूसरा सांपनाथ। ये तुम्हें बेवकूफ बनाएगा लेकिन आपस में एक दूसरे को डसने काम नहीं करेगा। कभी करते हैं क्या ये लोग? कभी आपने सोच देखा कि नागनाथ ने सांपनाथ को डस लिया और सांपनाथ ने नागनाथ को डस लिया और दोनों खत्म हो गए? कभी सुना आपने? कभी नहीं सुनेंगे आप। इसलिए इन दोनों पार्टियों को डर लगता है तो बहुजन समाज पार्टी डर लगता है कि बीएसपी नहीं आनी चाहिए, बाकी कोई आ जाए, कांग्रेस आ जाए तो ठीक है, बीजेपी आ जाए तो ठीक, लेकिन बीएसपी नहीं आनी चाहिए। बीएसपी आएगी तो तमाम तरह के सवालात करेगी। बीएसपी आएगी तो बाबा साहब के संविधान की सारी किताबों को लेकर बैठेगी और एक एक आर्टिकल के हिसाब से देश में न्याय देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। और इसे पूरे देश में तमाम पार्टियां सिर्फ बीएसपी को रोकने के लिए बनी। अभी हमारे सतनामी जी की बात सुन रहा था, कहा माननीय कांशीराम साहब बाबा साहब जब लड़ रहे थे हमारे लिए तो 2 दुश्मन थे और माननीय कांशीराम साहब आए तो 3 दुश्मन हो गए। हो गए नहीं हो गए? अब जब माने बहन जी इस मूवमेंट को लेकर चल रही तो 4 दुश्मन हो गए। सच्चाई है, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। बीएसपी को कमजोर करने के लिए तमाम नीले झंडे वाले खड़े कर दिए जाएंगे। और पहले भी था ये, जब बहुजन समाज पार्टी ताकतवर रही थी, बड़ी ताकत में बढ़ रही थी, बामसेफ बड़ी उम्मीदों के साथ में आगे बढ़ रहा था, तो बामसेफ को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने एक चाल चली थी कि बामसेफ के तमाम नेताओं को तोड़ दिया गया और माननीय कांशीराम साहब जो मूवमेंट लेके चले तो उसे रोकने का प्रयास किया गया। और उस काम में बड़े बड़े कांग्रेस के लोग शामिल थे। बामसेफ को तोड़ करके इन लोगों ने क्या बनाया? अजाक्स बनाया। अजाक्स बनाना, एक अजाक्स बना दिया गया। और अजाक्स का क्या था कि वो अजाक्स वाले सिर्फ कांग्रेस के बैनर के लिए काम करें, कांग्रेस की विचारधारा के लिए काम करें, बाबा साहब की विचारधारा के लिए नहीं। बाबा साहब की फोटो लगा करके कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने के लिए अजाक्स बना दिया गया। और सिर्फ किस लिए? बामसेफ को कमजोर करने के लिए। और आज भी तमाम ऐसे लोग हैं
जो बहुजन समाज के लोगों से उनकी जमा पूंजी निकालते हैं और कांग्रेस को बैकडोर से देने का काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है और पूरा का पूरा माहौल आपके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। आपकी शिक्षा खत्म की जा रही है। अब आप देख लीजिए किस तरह से आप पे हमले हो रहे हैं। नंबर 1 शिक्षा, जिस शिक्षा के दम पर ये बहुजन समाज के लोग आज कुर्सियों पर बैठे, जिस शिक्षा के दम पर बहुजन समाज के लोग अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उस शिक्षा के ऊपर सबसे बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी ने किया। सबसे पहले इनकी सरकार बनी हरियाणा के अंदर, वहां पर 10,000 स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद नंबर लगाया मध्य प्रदेश के ऊपर। मध्य प्रदेश में 29,000 स्कूल बंद कर दिए गए। उसके बाद आपने न्यूज पढ़ी छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में 11,000 स्कूलों को बंद किया गया। फिर आपने न्यूज पढ़ी जो अभी चल रहा उत्तर प्रदेश को लेकर के, उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद करने की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। अब आप समझ लीजिए, अब आप समझ लीजिए, अगर इन जो प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर अगर जोड़ दें तो लगभग 1 लाख के ऊपर सरकारी स्कूलों को बंद करने की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने करी। और बोलते क्या है, क्या बोलते हैं कि कहीं 50 बच्चे हैं, कहीं 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऐसे स्कूलों को बंद करेंगे। अरे 50 बच्चे कम नहीं होते हैं, 40 बच्चे भी कम नहीं होते हैं, वो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। जहां पर आपने स्कूल के नाम पर कोई सुविधाएं नहीं दी है, आप स्कूलों में जाएंगे तो कुर्सी नहीं है वहां पर बच्चों को बैठने के लिए, मेजें नहीं है बच्चों को बैठने के लिए, पंखे स्कूलों में नहीं है, तमाम स्कूलों में बत्ती नहीं आती, लाइट नहीं आती है। कितनी गर्मी में जाके बच्चे वहां टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। लेकिन आपको हजम नहीं हो रहा है कि बाबा साहब के बच्चे हैं जो टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ के भी कलेक्टर बन जाते हैं, उनको रोकने का प्रयास तुम्हारा हो रहा है। उन्हें हजम नहीं हो रहा कि आपके बच्चे वहां पर भी जाके पढ़ के आगे निकल जाते हैं, उन्हें हजम नहीं हो रहा। और इसीलिए इन स्कूलों को बंद करने की प्लानिंग की जा रही और लगभग बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा अगर हम देख ले तो पार्लियामेंट में बात रखी गई कि 7,60,000 बच्चे स्कूल बंद होने से पहले आउट ऑफ स्कूल है, माने कभी स्कूल में जाते ही। 7,60,000 बच्चे। अब जब 27,000 स्कूल बंद हो जाएंगे, अगर एक स्कूल का ऑन एवरेज 50 बच्चा भी रख लो तो कितने हो गए? कभी सोचा आपने? 27,000 को 50 से गुणा कर दो तो मेरी समझ से 15 लाख के आसपास पहुंचेंगे। नहीं 15 लाख तो 13-14 लाख पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? 13 लाख बच्चों की पढ़ाई को बंद करने की प्लानिंग हो गई। 7,60,000 बच्चे पहले से बाहर थे। अगर दोनों को अगर जोड़ दीजिए तो 20 लाख बच्चों को उनकी शिक्षा से महरूम करने की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कर रही, उत्तर प्रदेश के अंदर। और 29,000 स्कूल मध्य प्रदेश में भी बंद किए गए। लाखों बच्चों की शिक्षा छीनने का काम किया जा रहा। नौकरी आप तो छीन ली गई। आज सारी भर्तियां पूरे देश के अंदर सरकारी विभागों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे माने कोई सरकारी भर्ती नहीं हो रही, भर्ती हो रही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जहां पर रिजर्वेशन लागू नहीं होता। माने प्राइवेट भर्ती, एजेंसी की भर्ती से हो रहे हैं, तुम्हारा रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, वो उनके हिसाब से भर्ती की जाएगी। माने आपकी नौकरी छीन ली गई। पहले शिक्षा पे हमला हुआ, आपकी नौकरी पे हमला हो गया, और जहां आपके बच्चे कलेक्टर बनते थे, IAS बनते थे, वहां पर भी आप पे हमला हो गया। लेटरल एंट्री के जरिए वहां पर उनके बड़े बड़े लोगों के, रईसों के बच्चे सीधा IAS बनाने शुरू कर दिए, सीधा IAS बनने शुरू हो गए। बड़े बड़े घरानों के बच्चे IAS बनने शुरू हो गए। सीधा सेक्रेटरी बना के उनको PMO बिठा दीजिए, दिल्ली में बड़े बड़े ऑफिसर बिठा दीजिए, पॉलिसी बनाने वाली फोरम में जहां पॉलिसी बनती है
वहां आपके लोग नहीं है, वो लोग बैठ जाए। फिर आपके लिए काम कौन करेगा? आपके लिए पॉलिसी कौन बनाएगा? आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में कौन सोचेगा? आपके घर में 2 वक्त की रोटी है या नहीं है, तो उसके लिए कौन सोचेगा? आपके बच्चों को रोजगार कौन देगा, इसके बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि आपके लोग अपने नहीं, जब नहीं होंगे तो आपके बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा पे हमला हो गया, नौकरी पे हमला हो गया, और आज पूरे देश में हवा बनाई जाती है कि संविधान भी बदलेंगे। संविधान बदलने की बात चल रही है, और जिसको लेकर माननीय बहन ने ललकार ने काम किया, और इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बार बार इनको सपने आते हैं कि हम संविधान बदलेंगे, हम संविधान बदलेंगे। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे, तो भारत के नागरिकों ने उनकी समीक्षा कर दी, उनकी समीक्षा हो गई, बैठ गए। और अब ये भारतीय जनता पार्टी वाले फिर बोल रहे हैं, बार बार सपने बोल देते हैं कि हम संविधान बदलेंगे, हम संविधान बदलेंगे। और उस वक्त भी माननीय कांशीराम साहब ने नारा दिया था, संविधान के सम्मान में बीएसपी। नारा किसने दिया था उस वक्त नारा माननीय कांशीराम साहब ने दिया। और फिर माननीय बहन ने कह दिया कि अगर मेरे संविधान में खरोंच भी आने की कोशिश तुमने करे तो बहुजन समाज के लोग नीली क्रांति लेके पूरे देश में रोड पर निकल पड़े। और हमें गर्व होता है कि आज हम अपनी शेरनी बहना आयरन लेडी के नेतृत्व में हम बहुजन समाज के लिए काम करते हैं। और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बीएसपी को मजबूत करने की। अगर आप बीएसपी को मजबूत नहीं करेंगे तो अभी हमारी जिलाध्यक्ष जी अनीता सुमन जी बोल रहे थे, गर्रा गांव के अंदर गर्रा गांव में 11 कंकाल मिले जिनकी कोई सुनवाई नहीं। और गर्रा गांव में तमाम लोग घर छोड़ के भाग गए, जो दोषी भी नहीं थे उनको प्रताड़ित किया गया, उनको मारा गया, आए दिन उन पे हमले किए गए जिनका कोई जुर्म नहीं था, जो लोग शामिल नहीं थे। भाई जो लोग शामिल हैं, हम कहते हैं हम कानून के मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो लोग दोषी हैं आप उन पे कड़ी कार्रवाई करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उन पर आप कोई कार्रवाई मत करिए, हमारी मांग। और मैं फिर कहना चाहता हूं, इस मुद्दे को हम उठा करके रहेंगे। आज आपने बताया है तो बात ऊपर तक जाएगी, दूर तक जाएगी। और चंगेलाल खोल जी ने भी बोला कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा स्वर समाज के साथ साथ में कोल समाज के लोगों का सम्मान करती है, और ये सच्चाई है। बीएसपी एकमात्र सिंगल पार्टी है जो आदिवासी भाइयों को जनरल सीट पर भी टिकट देने का काम करती है। और ये मध्य प्रदेश ही नहीं है, हमने राजस्थान के अंदर भी तमाम जनरल सीटों पर वहां के आदिवासी भाइयों मीणा समाज के लोगों को टिकट देने का काम किया। और ये परंपरा सिर्फ बीएसपी ने दी थी। और आप राजस्थान में जाएंगे तो भरतपुर से लेकर के करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, जितना भी एरिया पड़ता है, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जितना उदयपुर, जितना भी आदिवासी बेल्ट पड़ता है, वहां पर कभी भी बीएसपी से पहले आदिवासी लोग एमएलए एमपी नहीं बनते थे। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी वहां पहुंची और जब क्रांति का बीज बीएसपी ने वहां बोना शुरू किया, और आज तमाम मीणा भाई लोग एमएलए बनने शुरू हो गए, एमपी बनने शुरू हो गए। और आपको ही मालूम होना चाहिए, इसी मध्य प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी ने पटेलों को टिकट नहीं दिया होता तो मेरी समझ से कितने पटेल यहां एमपी बन गए? मुझे बताइए आप, कोई पटेल एमपी बना? भाई मेरी नॉलेज में तो नहीं है। मंच पे बड़े बड़े लोग बैठे, बताइए। नहीं बना ना? पटेल एमपी कोई नहीं बना। बने तो बीएसपी से बने। पहला बुद्ध सिंह पटेल जी बने, वही ना, जय भीम सिंह पटेल जी बने। दूसरे साइड में बुद्ध सिंह पटेल बने। तीसरे बने देवराज बने। इससे पहले और उसके बाद, उससे पहले भी और उसके बाद भी आज तक कोई एमपी पटेल नहीं बना। क्या? और बनेगा क्या? कभी बनेगा तो बीएसपी से ही बनेगा।
घूम आने दो, इन सबको मेहमानी खा के आने दो, खा लो भाई मेहमानी। हाँ नहीं तो कल तो आओगे आओगे, अभी वक्त तो आ जाओगे। अच्छा रहे जब तुम्हारे हाथों से सब कुछ निकल जाएगा, जब तुम्हारे पास कोई बचेगा ही नहीं, तब रोते हुए आओगे। अभी हमारी जिला अध्यक्ष जी बोल रही, जहां पे घर का जो गांव हुआ, कौन सी विधानसभा गुड़ है, मऊगंज विधानसभा, मऊगंज विधानसभा में जो वहां का विधायक है, तो ये विधायक के पास पावर आवर नहीं है, वो तो अपने आकाओं को खुश करने के हिंदू मुस्लिम दंगे कराता है। और उससे कह दो तुम एक लेखपाल का ट्रांसफर करा दो, तो शायद वो चपरासी का ट्रांसफर भी नहीं करा पाएगा। मानते कि नहीं मानते? बात एक चपरासी का ट्रांसफर से लेके जाओ, काम क्रेडिट नहीं करा पाएगा, लेकिन उसे अपने आकाओं को खुश करना है, दंगा कराएगा। वो सोचता है कि मैं विधायक बना। अरे लाना था इसी विधायक के ऊपर। जब तुम अपने समाज का भला नहीं कर सकते, अपने दलित समाज का भला नहीं कर सकते, आदिवासी समाज का भला नहीं कर सकते, तुम अपने समाज का भला नहीं कर सकते, तो ऐसे विधायक के लिए तुम क्या करोगे? कोई मतलब नहीं होता। जीना है तो शांत जियो, और मरना है तो शांत से मरो। यही हमारे महापुरुषों ने सिखाया, और यही कहा महापुरुषों ने, ये जीवन जो मिला है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट करो, आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ये हमारे महापुरुषों ने समझाने का काम किया। और जो इधर दूसरे पार्टी में बैठे हुए लोग हैं, इनके पास आत्मसम्मान नाम का कोई वर्ड दुनिया में है ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में ही आत्मसम्मान नहीं है। मैं देखता हूं तमाम समय समय पर न्यूज आती रहती है, कहीं बीजेपी का विधायक, कहीं कांग्रेस का दलित विधायक, आदिवासी विधायक, सब बैठे मंच पे, कुर्सी पे, बेचारा बैठा है जमीन पे। होता है कि नहीं होता? सब खा रहे हैं थाली में, तो खा रहे हैं अखबार। ये भी देखा मैंने मध्य प्रदेश में, तो कहते हैं ना गजब है मध्य प्रदेश, एक टाइटल आता है एमपी गजब है, तो वाकई एमपी गजब है। तो माने इतना आत्मसम्मान मर गया जिसका, तो जो अखबार में खा लेगा, जो नेताओं के चरणों में बैठ जाएगा, तो मेरे बहुजन समाज का भला वो नहीं कर पाएगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी का पहला लेसन है आत्मसम्मान की लड़ाई। क्या बोलती है? आत्मसम्मान की लड़ाई का पहला लेसन बीएसपी का, आत्मसम्मान की समझौता नहीं करेंगे। बीएसपी का मूवमेंट जो है वो आत्मसम्मान को लेकर बढ़ता है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, बहुजन समाज को जोड़ने का माननीय बहन जी का प्लान है पूरी इस बार। माननीय भाई जी ने कई बार मीटिंगों में बोला कि जब तक ये मेरा बहुजन समाज, माने कि भिन्न भिन्न जातियों में बटा हुआ बहुजन समाज, जब तक आप इसको जोड़ेंगे नहीं, तब तक आप दुश्मन को तोड़ेंगे नहीं। आप मजबूत हो जाएंगे, दुश्मन टूट जाएगा। भिन्न भिन्न जो मेरा बहुजन समाज है, और अब तो आपके साथ में सर समाज, जो गरीबों के हित के बारे में सोचते हैं, वो सर समाज भी आपके साथ में चल पड़ा है। भले उनकी संख्या कम हो, मैं नहीं कहता कि पूरा प्रदेश का सर समाज आपके साथ चल पड़ा, लेकिन उस तमाम लाखों करोड़ों में से एक चिंगारी काफी होती। कहते कि नहीं कहते? जंगल में एक चिंगारी काफी होती। उस चिंगारी के रूप में आप देखिए, सर समाज के हमारे पास नेता बैठे कि नहीं बैठे? देवेंद्र सिंह जी बैठे हुए, जयवीर सिंह जी भी आ गए, और कौन बैठा है? पांडे जी छिपे बैठे हैं, इधर आ जाओ। हाँ डोली, हाँ जितेंद्र जी बैठे हुए, सुभाष डोली जी बैठे हुए, बैठे कि नहीं बैठे? तो कमजोर नहीं कहीं से भी। और मेरे सामने ही बहुत लोग बैठे हुए छिपे इधर, जिनके साथ में आए होंगे और इधर से आए हैं, संख्या भले कम। तो आप ये मत सोचिए कि बीएसपी की विचारधारा कमजोर है। अब आप ये समझ लीजिए, इस देश में बीएसपी की विचारधारा इतनी मजबूत है कि उसको रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस काम करती है। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस हमको रोकने के लिए काम करती है। जो बात हम करते हैं वही बात कांग्रेस करती है।
आपने देखा कभी? आपने अब सामाजिक न्याय की बात बीजेपी करती। अभी हमारे साथी ने बोला कि जितनी इसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करें। पांडे जी ने बोला, और ये नारा तो मानसर कांसीराम साहब ने दिया था 1984 सिंह साहब दिया नहीं दिया? ये आज का नहीं है। 1984 में जब बीएसपी बनी, जब बांग शेख का उदय हुआ, उसी वक्त ये नारा लग गया था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में हिस्सेदारी की बात की गई, लेकिन वो हिस्सेदारी की बात दबा दी। कांग्रेस ने भी दबाया, बीजेपी ने भी दबाया। लेकिन जब आप ये आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आया, टेलीकॉम का जमाना आया, ये हिस्सेदारी की बात जब गांव-गांव फैलनी शुरू हुई, तो बीजेपी को भी लगा कि अब हम पीछे नहीं हट सकते, हमको अब हिस्सेदारी की बात करनी पड़ेगी, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और इसलिए मैं आप फिर से कहना चाहता हूं, ये कोई पार्टी आपका यूज कर सकती है, आपका वोट दे सकती है, लेकिन आपके भले के लिए काम नहीं कर सकती। अगर आपके भले के लिए काम करती तो 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद नहीं करती, ये 2 लाख और स्कूल खोलने का काम करती और कहती कि बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं स्कूल के अंदर हम देने का काम करें। जब ये 12 लाख करोड़ रुपया धन्ना सेठों का माफ कर सकते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ भी नहीं, 12 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े धन्ना सेठों का माफ कर सकती है, तो क्या 1 लाख करोड़ रुपए गरीबों की शिक्षा पे खर्च नहीं कर सकती? कर सकती। और 1 लाख करोड़ रुपए गरीबों की शिक्षा पे खर्च कर दे तो देश नंबर 1 शिक्षा के क्षेत्र में बनने का काम करता है। लेकिन दिक्कत उनको है, दिक्कत इसलिए है कि गरीब का बच्चा पढ़ जाएगा तो उनकी फैक्ट्रियों में, उनके घरों में काम कौन करेगा? समस्या ये, वो चाहते नहीं है, उनकी मंशा नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ के कलेक्टर बन जाए, आपके बच्चे पढ़ के अधिकारी बन जाए, आपके बच्चे पढ़ के डॉक्टर बन जाए, आपके बच्चे पढ़ के इंजीनियर बन जाए। मंशा की बात वो चाहते ही नहीं है कि आप बन जाए, वो नहीं चाहते। इसका सिर्फ एग्जाम्पल आप समझिए, जब देश आजाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, तमाम मुस्लिम समाज के लोग जब पाकिस्तान की तरफ गए, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कांग्रेस के लोगों से कहा, जो 4 लाख हेक्टेयर जमीन, 40 लाख हेक्टेयर जमीन जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग छोड़ के गए हैं और पाकिस्तान की तरफ चले गए हैं, वो 40 लाख हेक्टेयर जमीन अगर आप इन दलितों, पिछड़ों, गरीबों को बांट दीजिए तो इनकी गरीबी खत्म हो जाएगी, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा, इंटरनल मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कहा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर तो 40 लाख जो हेक्टेयर जमीन है जो मुसलमान छोड़ के